ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आपकी पुस्तिका का अध्याय 6 यानी 6th लेसन, चिट्ठी का सफ़र। चिट्ठी मीन्स लेटर, तो वो किस तरह से ट्रैवल करती है उसके बारे में है ये। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते पर और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। मीन्स आपकी अभी एज क्या है, 10 या 12 इयर्स है। इसमें आपने लेटर्स अगर लिखे हैं तो वो लेटर जिसको भी लिखे हैं उसके सही पते यानी एड्रेस पे सही टाइम पे वो कैसे पहुँचते हैं। तो इसके लिए कुछ बातें होनी चाहिए, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। मीन्स आपको उसके ऊपर एड्रेस परफेक्ट लिखना चाहिए और आपको उसके ऊपर स्टैम्प जो है वो भी लगाना चाहिए। अब प्रश्न उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट क्यों लगाया जाए, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। नेक्स्ट है ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो फर्स्ट है कि आप स्टैम्प क्यों लगाएंगे, आप उसके ऊपर एड्रेस सही क्यों लिखेंगे, आपको कौन सा किस तरह से पहुंचाना, मतलब क्विक मैसेज है कि आराम से आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, या फिर आप उसके ऊपर अगर गलत एड्रेस लिख देंगे तो क्या होगा। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। मीन्स जिनके पास स्टैम्प कलेक्शन का जिनकी हॉबी होती है, उन लोगों को शायद पता हो कि ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है। इन सवालों के जवाब के लिए ज़रा नीचे लिए गए लिफाफे को गौर से देखिए, दोनों पतों और दी गई जगह में लिखो। दोनों पतों को, पते मीन्स एड्रेस को आपको लिखना है जगह पर। तो ये दिया हुआ है 2 जगह के ऊपर, 2 टाइप्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना होता है अपना। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत, संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई में से शुरू करके आगे की ओर बढ़ें। मीन्स आपने जो दोनों एड्रेस देखे उसमें एक जो है गांधी जी को लिखा गया था और दूसरा जो है उसके अंदर फुल एड्रेस लिखा हुआ है। तो आपको एड्रेस लिखते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वहाँ का उससे शुरू करना चाहिए। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद, मीन्स आपको आपका सबसे जो स्मॉल स्केल है उससे शुरू करना है। मीन्स सबसे पहले आपको आपका हाउस नंबर लिखना है, फिर स्ट्रीट के ऊपर जाना है, फिर आपका जो गांव है वो लिखना है, शहर कहाँ पे भी रहते हैं आप उसका नाम लिखना है, उसके बाद आप अपने स्टेट का नाम लिख सकते हैं। तो ये है छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव का, कस्बे का, शहर के जिस हिस्से में उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारी को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। तो आप जब भी किसी जगह पे एड्रेस लिखते हैं सबसे पहले हाउस नेम लिखेंगे, उसके बाद आप अपने स्ट्रीट का या फिर अपने स्ट्रीट का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप अपने गांव का यानी विलेज का, या फिर आप स्मॉल टाउन में रहते हैं उसका नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद विलेज का नाम लिखा है तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, उसके बाद आपको स्टेट का नाम लिखना है और एक पिन कोड होता है, एक नंबर होता है वो लिखना है। क्योंकि पूरे इंडिया में बहुत सारे गांव हैं, शहर हैं और बहुत सारी जगहों के नाम सिमिलर होते हैं, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग पिन कोड दिए हुए होते हैं।
पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के से की है। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय के साथ साथ सेवाओं के निरंतर बदलाव और विकास का होता है। तो आपने पहले जो ये एक लेटर देखा था जिसके अंदर महात्मा गांधी का लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई भी पिन कोड या कुछ भी नहीं, केवल महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वो लिखा हुआ है। तो महात्मा गांधी चूँकि एक बहुत फेमस व्यक्ति थे तो उनके पास तो बिना एड्रेस के भी लेटर जाते थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस हुए तो आजकल हमें पिन कोड यूज़ करना पड़ता है, जो कब शुरू हुआ था 15 अगस्त 1972 को 1972 को शुरू हुआ डाक सेवा। अभी हम इसको पहले समझ लेते हैं। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर, तो पिन PIN पिन, इसका फुल फॉर्म ये है पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंक का होता है। हर एक अंक का खास स्थानीय अर्थ होता है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक 110016, इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली का है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, मतलब कौन से स्टेट का है वो है। अगले 2 अंक यानी 10 तय करेगा कि दिल्ली के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है, मतलब दिल्ली जो है उसको भी बहुत सारे ब्लॉक्स में बांटा हुआ है, कहाँ का है ये। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहाँ से डाक बांटी जाती है। मीन्स जैसे आपका जो भी जैसे वो है स्ट्रीट है, तो उस स्ट्रीट के लिए कौन सा पोस्ट ऑफिस है, उस पोस्ट ऑफिस का होता है लास्ट वाला। अब तुम्हारे स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो, अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह ही पिन कोड डायरेक्टरी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। प्रमुख जगहों, शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, तो ये आपके लिए एक वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क है, जो शायद आपकी टीचर आपको दें तो आप कर सकते हैं, जिसमें बताया कि पिन कोड क्या होता है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। कबूतर मीन्स पिजन्स, पिजन्स जो हैं वो यूज होते थे एक मैसेज को ले जाने के लिए। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते थे जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर में के लद्दाख खंड में पदम जैसे कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले जो है बहुत टाइम पहले पिजन्स जो हैं वो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करते थे, और उससे भी पहले क्या होता था, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज लेके जाते थे जिनको हरकारे कहा जाता था। आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जाते हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से आजकल क्या हुआ है, जो मॉडर्न चीज़ें जो हैं वो यूज़ होने लगी हैं मैसेज को ले जाने के लिए, तो मैसेज और भी जल्दी जाते हैं। ये डिफरेंट तरीके हैं जिनसे आजकल मैसेज जाते हैं। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई जहाज सेवा तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसे पक्षी संदेशवाहक भी हो सकते हैं। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमूर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने
के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेते हैं? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह कैसे तय करते थे। तो जो पिजन्स हैं वो लेटर ले जाने का काम करते थे, लेकिन इसके अंदर भी उनकी स्पेशल स्पीशीज़ होती थी, जिसके अंदर 2 हैं, गिरबाज और हुमर। ये जो है यही केवल इसके लिए ट्रेंड किया जाता था उन्हें संदेश ले जाने के लिए। तो इसका आगे का मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर पक्षियों कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था संकट एवं अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल का होता है या 8 से 10 साल का तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। तो आज भी अगर हम देखें तो कुछ दुर्गम इलाकों पर, मतलब कोई बहुत ही, तो आज के ज़माने में भी जो कुछ डेंजरस प्लेस हैं जहाँ पर जो पुलिस फोर्स है उड़ीसा में वो कबूतरों का इस्तेमाल करती है, और इसके लिए कई बार 2-2 कबूतर भी एक साथ यूज़ में किए जाते हैं, ताकि कई बार क्या होता है, बाज मीन्स ईगल जो है वो कई बार कबूतर को खा जाता है। तो अगर एक कबूतर को खा गया है तो दूसरा कबूतर संदेश जो है वो पहुंचा पाए। आगे है, शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। यह राउंड का पता, तो ये आपको नेशनल बुक ट्रस्ट जो है वो एक इंटरनेशनल बुक पब्लिश करने वाला संस्थान है, उसका आपको पता दिया हुआ, एड्रेस दिया हुआ है कि आप ये वाले ग्रे नेक जो है इंग्लिश में उपलब्ध है, इंग्लिश में है वो। अगर आपको हिंदी में भी चाहिए तो आप लेटर लिखो, शायद वो निकाल पाएँ। तो इसी के साथ आपका अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।